Let's discuss part 5 of anti-SVT physics solution, which was conducted on 22nd May shift 1. In this part we will discuss question number 41 to 50. So question number 41 is the capacitance of capacitor is 4 microfarad and its potential is 100 volt. तो कितनी एनर्जी डिस्चार्ज होगी ये आपको बताना है. एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV². तो U इक्वल टू 1/2. कैपेसिटेंस को आप SI यूनिट में चेंज करेंगे तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करनी होगी ताकि फेराड में आ जाए. और पावर मतलब जो वोल्टेज है वो 10⁻2 हम इसको लिख सकते हैं. तो ये हो गया 2 और 2 इंटू 10⁻⁶ इंटू 10 ये कितना होगा 4 होगा, जो कि होगा 2 इंटू 10⁻² या फिर 0.02 जूल. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. तो पार्टिकल नेचर इनमें से कौन शो करता है. तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है इट शोज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, क्योंकि रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफ्रेंस, पोलराइजेशन ये सब जो प्रोसेस है ये सब प्रॉपर्टी होती है वेव की. तो पार्टिकल नेचर एक तो फोटो इलेक्ट्रिक और अगर कॉम्पटन होता है तो कॉम्पटन भी करता है, कॉम्पटन इफेक्ट. तो ये दो पार्टिकल नेचर में आते हैं. Question number 43. A metal conductor of length 1 meter rotates in vertical plane about an axis, passing through one of its end with angular speed 4 radian per second. What is the EMF developed between the two ends of the conductor if the horizontal component of magnetic field is 0.2 gauss. gauss को SI यूनिट में लिखो तो 10⁻⁴ टेस्ला हो जाएगा ये टेस्ला. ठीक है. अब ये रोटेट कर रही है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह है, तो इसके जो एंड होंगे उसमें एक EMF डेवलप हो जाएगा. उस EMF का जो फॉर्मूला होता है, अगर स्ट्रेट कंडक्टर होता है तो BLV होता है, लेकिन यहाँ पर रोटेट कर रहा है तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है 1/2 B इंटू में L का स्क्वायर इंटू में ओमेगा, यानी कि हाफ B L स्क्वायर ओमेगा. तो बस ये वैल्यू में पुट करनी है 1/2. मैग्नेटिक फील्ड है 0.2 इंटू 10⁻⁴. लेंथ गिवन है 1 मीटर तो 1 का स्क्वायर, ओमेगा गिवन है 4. तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.1 और ये 4 आएगा और पावर मैनेज करेंगे तो हमें मिलेगा 14 माइक्रो वोल्ट. तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है अ सेमीकंडक्टर डिवाइस इज कनेक्टेड एज सोन. अ करंट इज फाउंड टू पास थ्रू द सर्किट. करंट पास हो रहा है. On reversing the polarity of battery, the current in the circuit drops almost 0. तो ये कौन सी डिवाइस है. देखो आपने पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ा होगा. पीएन जंक्शन डायोड को अगर हम फॉरवर्ड में कनेक्ट करें, फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब होता है पी जंक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो, एन जंक्शन नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो, तो उसको फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं. और इसमें जो आइडियल डायोड है वो करंट को कंडक्ट करती है. लेकिन अगर इसी की हम पोलरिटी को चेंज कर दें, यानी कि हम P को जोड़ दें नेगेटिव से और N साइड को जोड़ दें पॉजिटिव टर्मिनल से, तो अब हो जाएगी रिवर्स बायसिंग और इसमें करंट कंडक्ट नहीं होगा. मतलब जो करंट होगा वो कितना हो जाएगा 0. तो इसमें भी यही पूछा है कि ये कौन सी डिवाइस हो सकती है कि अगर पोलरिटी चेंज कर दें तो करंट ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा. तो ये होगा एक PN जंक्शन डायोड. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, PN जंक्शन डायोड. क्वेश्चन नंबर 45 है अ चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट Q एंड Q माइनस Q. तो इनके बीच में मैक्सिमम फोर्स हो तो ऐसे में Q और Q का रेशो क्या होगा ये पूछा है. तो मान लेते हैं कि हमारे पास अब चार्ज है एक Q और दूसरा है Q माइनस Q और इनके बीच का सेपरेशन मैं R ले रहा हूँ. तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगी अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ इट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 यानी कि Q इंटू Q माइनस Q अपॉन में सेपरेशन का स्क्वायर, ये स्मॉल Q होगा अपॉन में सेपरेशन का स्क्वायर. तो फॉर द मैक्सिमम फोर्स अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे फोर्स का चार्ज के रिस्पेक्ट में तो वो 0 होना चाहिए. फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 होगा. तो इसीलिए मैं इसी को डिफरेंशिएट करता हूँ. dF/dQ को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/4πε0 और R² तो है कॉन्स्टेंट, उसको अलग रखो. तो ये आ जाएगा Q इंटू Q माइनस Q का स्क्वायर. मैंने स्मॉल Q के अंदर मल्टीप्लाई कर दी. dF/dQ को हमें 0 रखना है तो ये सब वैल्यू 0 हो जाएगी और डिफरेंशिएशन हम करेंगे स्मॉल Q के रेस्पेक्ट में Q माइनस Q का स्क्वायर.
तो 0 इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन करो तो यहाँ से क्यू बचेगा माइनस यहाँ से आएगा 2q, क्योंकि स्मॉल क्यू के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करें तो 2 आगे आ जाएगा। तो q इक्वल टू कितना होगा 2 इंटू में q, हमें रेशो चाहिए q अपॉन q का, यानी कैपिटल Q ऊपर स्मॉल q नीचे। सो इट इज 2/1 या फिर q का रेशो स्मॉल q से हो जाएगा 2/1। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग अ कैपेसिटर एक्ट एज इनफिनाइट रेजिस्टेंस कंपोनेंट इन द सर्किट। इनमें से किस चीज़ के लिए जो कैपेसिटेंस होगा वो इनफिनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें, अगर मैं उसको मान लीजिए डायरेक्ट करंट से डीसी करंट से सप्लाई कर रहा हूँ तो एक्चुअली एक्सी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो होता है 1/2πfc। अब डीसी करंट में फ्रीक्वेंसी होती है 0, तो एक्सी कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, और इन्फिनिट रेजिस्टेंस से प्रोवाइड करेगा। तो वो कब होगा जब डायरेक्ट करंट आप उसको कर रहे हो तभी, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल एंटर्स इन यूनिफॉर्म फील्ड विद सेम वेलोसिटी एंड मूव अलोंग दिस सर्कुलर पाथ। तो पूछा है टाइम पीरियड ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड ऑफ द प्रोटॉन। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πm/qb। इसको हम ड्राइव भी कर सकते हैं। जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो उसमें जो पार्टिकल होगा उसका जो पाथ होगा वो सर्कुलर होता है और उसका रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/qb। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल पर मैक्सिमम फोर्स लगेगी QVB वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होते हैं mv²/r। तो यहाँ से रिलेशन होता है r इक्वल टू mv/qb। हमें पता है टाइम पीरियड 2π r अपॉन स्पीड के इक्वल होगा, तो यहाँ से r/v की वैल्यू निकालोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा टाइम पीरियड का 2πm/qb। फिलहाल हमें प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के टाइम पीरियड में रिलेशन चाहिए। और एक और बात बता दो, 2He4 ये होता है अल्फा पार्टिकल, यानी कि जो चार्ज होगा अल्फा पार्टिकल पर वो 2 टाइम्स होता है चार्ज ऑन दी प्रोटॉन, एंड जो मास होगा अल्फा पार्टिकल का वो होगा 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। अब टाइम पीरियड प्रोटॉन का कितना हो जाएगा 2π मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन में चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू में मैग्नेटिक फील्ड, और टाइम ऑफ अल्फा कितना हो जाएगा 2π मास ऑफ अल्फा अपॉन में चार्ज ऑफ अल्फा इनटू में बी। तो देखो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, पहले 2π मास ऑफ अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन में चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल को क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू में बीटा। अब देखो इस 2 से इसको काट दो तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो 2π mp अपॉन में qp इंटू बी। ठीक है, ये तो हो गया, और 2 को मैं अलग से लिख रहा हूँ। तो देखो ये हो गया टाइम ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी इक्वल टू, ये 2 है, और 2π mp अपॉन qpb, यहाँ पर p है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम पीरियड ऑफ द प्रोटॉन को। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम पीरियड होगा अल्फा पार्टिकल का वो डबल होगा, 2 टाइम्स होगा ऑफ दैट ऑफ प्रोटॉन। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ बीटा रे। तो मैं आपको बता दूं पहले, बीटा रे जो होगा वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की तरह होगा। उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है बीटा रेज की। इट कंसिस्ट ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी, इट कैरीज 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, एटॉमिक मास इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, और इसकी अगर हम आयनाइजिंग पावर और पेनिट्रेटिंग पावर की बात करें, देखो 3 तरह के रेज होंगी, अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा। अल्फा रेज में रहता है 2He4, मतलब इट कैरीज 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और 4 यूनिट होगा इसका मास। ठीक है, अब जो गामा होता है वो हाईली एनर्जेटिक होता है, हाईली एनर्जेटिक। ठीक है, और क्योंकि हाईली एनर्जेटिक है तो इसकी हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होती है, हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। यानी कि अगर मैं अल्फा बीटा गामा को इसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेटिंग पावर में लिखूं तो सबसे कम पेनिट्रेटिंग पावर होगी अल्फा की, फिर बीटा की, और सबसे ज़्यादा जो पेनिट्रेटिंग पावर होगी वो रहेगी गामा की, पेनिट्रेटिंग पावर। ठीक है, ठीक इसका उल्टा होता है आयनाइजिंग पावर के साथ।
जो आयोनाइजिंग पावर होगी वो सबसे ज़्यादा होगी अल्फा की, फिर उसके बाद बीटा की, फिर सबसे कम होगी गामा की। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें इस पर करेक्ट आंसर मार्क करना है। देखो पहला है द आयोनाइजिंग पावर इज लेस देन दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्या बीटा की आयोनाइजिंग पावर अल्फा से कम होगी? तो यहाँ देखो सबसे ज़्यादा आयोनाइजिंग पावर तो अल्फा की है, तो बीटा की कम होगी। तो एक तरह से ये तो सही है, ठीक है, ये सही है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा। बी द पेनेट्रेटिंग पावर ऑफ इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्या बीटा की पेनेट्रेटिंग पावर अल्फा पार्टिकल से ज़्यादा होगी? तो देखो पेनेट्रेटिंग पावर किसकी ज़्यादा है? पेनेट्रेटिंग पावर ज़्यादा है बीटा की, तो ये भी स्टेटमेंट एक तरह से सही है। फिर इट इज़ मेड ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो नहीं, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इसमें होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए नोट पूछा है, तो यही हमारा आंसर होगा। आंसर होगा स्टेटमेंट सी। डी भी डिस्कस कर लेते, इज डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ऑफ कोर्स, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी क्यू और मैग्नेटिक फोर्स लगेगी क्यू बी साइन थीटा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट सी हमारा आंसर है, बिकॉज ये सही नहीं है। इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द बीटा है, बीटा पे जो चार्ज रहेगा वो रहेगा नेगेटिव। और बाकी ये चीज आप ध्यान रखिए, आयोनाइजिंग पावर और ट्रांसमिटिंग पेनेट्रेटिंग पावर, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, टू कोरेंट जिसकी हमें इंटेंसिटी 69 और 4i दी हुई है, लेट ये i1 है और ये i2 है, तो मैक्सिमम और मिनिमम पॉसिबिलिटी कितनी होगी? इससे पहले जो मैंने सेट करवाया था COT का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो देखो जो इंटेंसिटी का जनरल फॉर्मूला होता है वो रहता है √i1 का स्क्वायर प्लस √i2 का स्क्वायर प्लस 2 √i1 i2 cos phi, ठीक है। अब जो इंटेंसिटी होगी मैक्सिमम कब होगी? तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होने के लिए जो cos phi है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, जो कि +1 होती है, और कब होगी? जब phi की वैल्यू 0 डिग्री हो। और मिनिमम इंटेंसिटी कब होगी? जब phi की वैल्यू 180 डिग्री हो, क्योंकि ऐसे में जो cos phi होगा वो हो जाएगा -1। अब अगर हम मैक्स और मिनिमम लिखे हैं तो क्या लिखेंगे? देखिए आई मैक्स इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर 1 लेंगे हम इसमें, +1 मैक्स के लिए। तो जब ये +1 हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं √i1 का स्क्वायर प्लस √i2 का स्क्वायर प्लस 2 √i1 और √i2। क्योंकि ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की तरह है, तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं √i1 प्लस √i2 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली आई मिनिमम, जब आई मिनिमम होगा तो तब हम cos phi की वैल्यू -1 लेंगे, बस चेंज इतना आ जाएगा कि i1 माइनस √i2 होगा, ठीक है। तो आई मैक्स निकाल देते हैं पहले, √i1 कितना है 16, तो 16i प्लस √4i का स्क्वायर, तो √16 मतलब कितना 4 प्लस √4 कितना 2, और √i एज इट इज रहेगा ये दोनों में, इसका स्क्वायर कर दो, तो 4 और 2 6, और 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, यानी कि 36i आ जाएगा मैक्सिमम इंटेंसिटी। अब मिनिमम इंटेंसिटी, तो मिनिमम के लिए हम लिखेंगे √16i माइनस √4i का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4 √i माइनस 2 √i का स्क्वायर, तो 4 में से 2 जाएगा 2, यानी कि 2 √i का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना 4 √i का स्क्वायर i। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 36i एंड 4i। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 50। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन शुड बी यूज्ड फॉर द बेटर ट्यूनिंग ऑफ LCR सर्किट यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशन। तो बेटर ट्यूनिंग अगर आपको चाहिए तो क्वालिटी फैक्टर इसका होना चाहिए 1/2 पाई। क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q = 1/R √L/C। तो हम इसमें क्वालिटी फैक्टर डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसका क्वालिटी फैक्टर सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे बेहतर ट्यूनिंग करके देगा। वैसे अगर आप देखो तो क्वालिटी फैक्टर इन्वर्सली R पर डिपेंड करता है, यानी कि रेजिस्टेंस कम होगा तो क्वालिटी फैक्टर हाई होगा। तो इन दोनों को तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि उससे कम रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर मिल रहा है।
अब उसके अलावा हम देखेंगे एल अपॉन सी की वैल्यू। तो एल अपॉन सी की वैल्यू किस में कम या किस में ज़्यादा आएगी वो हमें चेक करना होगा। तो देखो एल अपॉन सी की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसका क्वालिटी फैक्टर बेहतर होगा। तो आप यहीं से देख लो कि एल अपॉन सी की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी। ये तो एल अपॉन सी यहाँ पर एक तरह से मैं माइक्रो को चेंज नहीं कर रहा, ये तो 40 आ जाएगा, 14 × 10⁻⁶। और ये 30 को 3.5 से डिवाइड करो तो अप्रोक्सीमेटली 8.8 आएगा। तो इसका मतलब क्वालिटी फैक्टर एल अपॉन सी पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है और एल अपॉन सी की वैल्यू आएगी इसमें ज़्यादा और इसकी एल अपॉन सी की वैल्यू कम रहेगी। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन सी। इसको ये मैंने एनालाइज किया है, आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आप बस ये देखिए कि एल अपॉन सी का रेशियो कहाँ पर ज़्यादा आ रहा है, उसी को हम चूज़ करेंगे। रेजिस्टेंस तो हमें कम से कम लेना ही था, इसलिए हमने सी और डी को पहले सेलेक्ट किया, बी और सी को हमने कैंसिल कर दिया था। और फिर एल अपॉन सी की वैल्यू ज़्यादा आ रही है सी में 3.5/30, जबकि यहाँ ये 1/40 रहेगा। तो इसलिए सी आंसर करेक्ट रहेगा इसमें। तो ये हमने टोटल CUT के 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर अपना जो भी डाउट है क्वेश्चन भेज सकते हैं। वी विल डिस्कस दोज क्वेश्चंस। थैंक यू एवरीवन, बाय एंड टेक केयर।